हम क्रैश कोर्स के लिए टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड जो टॉपिक है दैट इज सर्कल्स। इट इज थर्ड लेक्चर ऑन सर्कल्स और क्रैश कोर्स के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ जो हम आज पढ़ रहे हैं दैट इज सिस्टम ऑफ सर्कल्स। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के लिए। जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्टम ऑफ सर्कल्स का मतलब क्या हुआ? वो दो सर्कल्स के सिस्टम में जो जनरली क्वेश्चन आता है वो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के बारे में पूछता है आपसे। जैसे कि वो कह देगा दो सर्कल्स की इक्वेशंस आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। वो केवल और केवल इक्वेशंस प्रोवाइड करेगा और वो ये कहेगा कि इन दोनों सर्कल्स की कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं, इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करो, ही गिव्स यू टू इक्वेशन ऑफ सर्कल, कुछ भी दे सकता है। उसने आपको दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल दे दी और अगर दो सर्कल्स की इक्वेशन दी है तो हम इन दोनों के सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, अगर उसने कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों सर्कल्स की रेडियस R1 R2 दोनों के सेंटर्स और एक इनकी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स दैट इज C1 C2, C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड वो तुमसे कुछ भी पूछता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी दो सर्कल्स की इक्वेशंस प्रोवाइडेड हैं उनकी रेडियस निकालोगे, सेंटर्स निकालोगे और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये पांच चीजें आप डायरेक्टली इवेल्युएट करोगे बिना कुछ करे। अब ये जो पांच चीजें आपने, ये जो डिस्टेंस निकाली है, रेडियस निकाली है, इनके ऊपर बेस्ड देयर कैन बी एग्जिस्टिंग 5 कंडीशंस, 5 कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहली कंडीशन लेते हैं केस 1 व्हेन जो डी की वैल्यू आती है वो R1 प्लस R2 से ज्यादा आती है। हो सकता है कि यहाँ से जो आपने डी कैलकुलेट करा है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स जो कैलकुलेट किया है, हो सकता है कि उसकी वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा आ रही हो। अगर डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा आती है देन रिमेंबर दोनों सर्कल्स दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, कोई इंटरसेक्ट नहीं, कोई टच नहीं, दोनों सर्कल्स इस टाइप से होंगे। कब? किस केस में? अगर डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा आती है। उस केस में अगर हम कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं तो देयर एग्जिस्ट 4 कॉमन टेंजेंट्स, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं और दो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर उसने पूछा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, तब तो हमने 4 पे आंसर टिक किया, बात खत्म होगी कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 है। कब? अगर ये डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से बड़ी आई, वो तो केवल आपको सर्कल्स की इक्वेशन लिख के देगा, दोनों की रेडियस, दोनों के सेंटर्स और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स तो हम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन इससे में इस वाली केस में वो एक दो चीजें और पूछ सकता है आपसे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पूछिए, तब तो 4 आंसर पे बात ही खत्म होगी हमारे पास। दो सर्कल्स हैं, मुझे पता है कि दोनों सर्कल्स दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। डी की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा आ रही है तो देयर एग्जिस्ट 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। पहली चीज, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, वो तो आपको केवल दो सर्कल्स की इक्वेशन लिख के दे रहा है, उससे दोनों की रेडियस, सेंटर्स और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हमने कैलकुलेट किए हैं और हमने देखा कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो है वो R1 प्लस R2 से बड़ी आ रही है, तभी मुझे पता चला कि दो सर्कल्स अलग अलग हैं तो इसकी दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होंगी, दो इनडायरेक्ट। तो पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स की बात कर लेते हैं एंड वी आर फाइंडिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। रिमेंबर, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2, इन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करता है और C1 और C2 को डिवाइड्स इन द रेशो R1 रेशो R2 एक्सटर्नली। मतलब
इन दोनों पॉइंट्स वाली लाइन पर लाई करेगा और इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये पॉइंट मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? ये दो पॉइंट्स मुझे पता है, ये रेशियो भी मुझे पता है, इक्वेशंस तो मालूम है, तो रेडियस पता है, तो ये रेशियो है। इस रेशियो में इन दोनों पॉइंट्स में ये रेशियो लेकर सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वो भी एक्सटर्नल डिवीजन वाला, तो ये पॉइंट ऑब्टेन हो जाता है। इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल डिवीजन वाले से ये पॉइंट ऑब्टेन किया जा सकता है, एक लाइन में आ जाएगा। दूसरी चीज इस केस में ही कैन आस्क यू फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये भी होगी बराबर है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, या तो मैं पहले ये पॉइंट निकाल लेता हूँ, सेक्शन फॉर्मूले से तो पॉइंट आ जाएगा आउटसाइड पॉइंट, और अगर ये पॉइंट आ जाता है तो मैं इसमें फर्स्ट सर्कल पर अंडर रूट S1 फॉलो करा सकता हूँ। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी यहाँ से यहाँ तक की, अंडर रूट S1 आउटसाइड पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट देता है, और अंडर रूट S2 दूसरे सर्कल पर भी मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूँ, और दिस माइनस दिस, तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ जाती है। एक और तरीका भी है, मैं इसको ज्योमेट्री से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसी? ये मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है, इसको मैंने ज्वाइन करा दिया यहाँ पे, तो ये तो डिस्टेंस ही रही। ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये आ जाएगी मेरे पास R1 माइनस R2। मैं डिफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है। ये 90 डिग्री है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आ जाती है मेरे पास, ये जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये आ जाती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आ जाती है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये तो रही बात जब d की वैल्यू ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, तो देयर एग्जिस्ट फोर कॉमन टेंजेंट्स, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, दो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स से तो रिलेटेड अगर वो कुछ और भी चीजें पूछता है तो दीज आर द थिंग्स। करते हैं बात इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। इसी केस में अगर d की वैल्यू R1 प्लस R2 से बड़ी है तो इसी केस में हमारे पास दो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट केस वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो रिमेंबर इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसी लाइन पे लाई करेगा C1 C2 पर, और इसको R1 रेशो R2 में इंटरनली डिवाइड करता है। जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स में दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, ये रेशो पता है, इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे वी कैन गेट दिस पॉइंट, मेरे पास ये पॉइंट आ जाता है। तो ये पॉइंट निकाला जा सकता है। अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ तो एक तरीका तो वही कि दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, या ज्योमेट्री से हम निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, इट इज द लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और किसी भी सिस्टम ऑफ सर्कल्स में ध्यान रखना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से बड़ी होती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो बड़ी होती है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट छोटी होती है, इन दोनों में कंपैरिजन वाइज। तो ये तो था फर्स्ट केस जब d की वैल्यू R1 प्लस R2 से बड़ी आती है। तो उससे रिलेटेड जनरली अगर उसने केवल इतना ही पूछा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, तब तो मैंने देखा कि d की वैल्यू ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है, मैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पे 4 पे टिक किया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें इफ ही आस्क यू तो हम ये सब चीजें बता सकते हैं। सेकंड केस पढ़ते हैं, जब d की वैल्यू आती है, भाई वो तो आपको सर्कल की इक्वेशन लिखकर दे रहा है ना, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, रेडियस, ये सब चीजें तो हम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हमने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाला तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो आया वो R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। क्वेश्चन में तो आप केवल दो इक्वेशंस को वो लिख कर दे देगा, दो सर्कल्स की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा कि ये इससे बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, समथिंग लाइक दिस। अगर ये केस एग्जिस्ट करता है उस केस में दोनों सर्कल्स टच एक्सटर्नली, टू सर्कल्स टच
एक्सटर्नली। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, देयर एग्जिस्ट 3 कॉमन टेंजेंट्स, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड 1 इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो अगर उसने केवल ये पूछा है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, तब तो 3 पे आंसर टिक कर बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो कुछ और चीजें इससे रिलेटेड पूछता है, तो रिमेंबर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड तो सारी चीजें प्रीवियस केस की तरह निकाली जा सकती हैं। इस वाली कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस वाली लाइन की बात करते हैं। देखो ध्यान से, दो चीजें हैं, एक तो इस लाइन की इक्वेशन ही कैन आस्क यू और ही कैन आस्क यू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये तो डायरेक्टली आ जाता है, ये तो C1 और C2 वाली लाइन पर ही लाई करेगा और इनको R1:R2 में इंटरनली डिवाइड करेगा। इंटरनल डिवीजन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला जा सकता है। कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है कि अगर हमें मालूम है कि 2 सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालें, जरूरत पड़ जाती है, निकाला जा सकता है। हाउ कैन बी, ये पॉइंट जो होता है ये इन दोनों पॉइंट्स को R1:R2 में इंटरनली डिवाइड करता है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इक्वेशन निकाली जा सकती है। मैं इस पॉइंट को निकाल सकता हूँ, तो ये 2 पॉइंट्स भी बताएं, तो इस पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। बट दिस कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग S1 minus S2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is directly given by S1 minus S2 बराबर 0। S1 minus S2 बराबर 0 का मतलब हो गया, आप पहले सर्कल में से, पहले सर्कल की इक्वेशन है उसमें से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस माइनस दिस। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें से दोनों में x² और y² की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, दोनों सर्कल की इक्वेशन है। तो x और y में जो इक्वेशन बचेगी वही इस लाइन की इक्वेशन होगी। लेकिन जब भी मैं S1 माइनस S2 बराबर 0 फॉलो कराता हूँ तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो दोनों ही सर्कल्स में x² और y² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे कैंसिल होगा। दूसरी चीज़, सारी टर्म्स को लेफ्ट पर लाकर, यानी कि समटाइम्स वो लिख कर दे देता है कि x² + y² बराबर 25, टेक इट x² + y² माइनस 25 बराबर 0, देन अप्लाई S1 माइनस S2 बराबर 0। तो ये जो कॉमन टेंजेंट वाली लाइन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ये तो हम एक लाइन में निकाल सकते हैं, सिंगल लाइन का क्वेश्चन होता है। आप एक सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। एक और चीज का ध्यान रखना है हमें, अगर कभी जरूरत पड़ती है, ये जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है, यानी कि इट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, इन दोनों का ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका मिड पॉइंट है, ये इसको बाइसेक्ट करती है। कंसेप्ट ध्यान रखना, अगर इन केस कभी भी हमें जरूरत पड़ जाती है तो कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ये सेकंड केस फिर से ध्यान से देख लेते हैं। वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स और केवल आपको 2 सर्कल्स की इक्वेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर उसने 2 सर्कल्स की इक्वेशन प्रोवाइड की है और कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड कुछ भी इफ ही आस्क यू, तो आप सबसे पहले क्या करो, दोनों सर्कल्स का सेंटर रेडियस निकालो, डिस्टेंस निकालो, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स d निकाल लिया मैंने, और उस d की वैल्यू के अकॉर्डिंगली देयर एग्जिस्ट 5 केसेस, 5 केसेस एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? पहला, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन R1 + R2 के, ये हम सेकंड केस पढ़ रहे हैं। जब d की वैल्यू आती है R1 + R2, d की वैल्यू कितनी आ रही है वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वो जस्ट क्वेश्चन में तो वो आपको केवल और केवल
इक्वेशंस को प्रोवाइड करेगा। और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तो 3 है, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अगर कुछ और पूछता है तो वो ये सब चीजें हैं। केस थर्ड की बात करते हैं। जरूरी तो है ही नहीं कि डी की वैल्यू r1 प्लस r2 से बड़ी आए या बराबर आए। हो सकता है जो हमने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कैलकुलेट की है, केस थर्ड ले लेते हैं। हो सकता है जो हमने डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कैलकुलेट किया है वो r1 प्लस r2 से छोटा आ जाए। वो तो कैलकुलेट करने के पता चलेगा। लेकिन ये अगर r1 डिफरेंस r2 से बड़ा है, मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ, डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि r1 बड़ा है या r2 बड़ा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे डिफरेंस यूज किया है, माइनस यूज नहीं किया। अगर डी की वैल्यू ये आती है, इट इज द थर्ड केस, तो इस केस में टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इस केस में दोनों सर्कल्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इस केस में अगर वो कॉमन टेंजेंट्स की बात करते हैं तो ध्यान से देखें, देयर एग्जिस्ट ओनली टू कॉमन टेंजेंट्स। दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर वो केवल और केवल आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तो 2 हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन इस केस में एक एक्स्ट्रा लाइन एग्जिस्ट करती है, दैट इज दिस लाइन। इट इज नोन एज कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड तो इतनी है, यहां से यहां तक जो दोनों ही सर्कल्स में कॉमन आ रही है, इट इज एक्चुअली लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये एग्जिस्ट करती है। दो चीजें वो आपसे पूछता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। एक तो पूछता है वो इस लाइन ऑफ कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन और इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये लेंथ पूछता है। दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है वो। तो जहां तक हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स तो 2 ही हैं, 2 ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगी। और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड अगर वो कुछ भी चीजें पूछता है तो वो हम प्रीवियस केसेस के थ्रू बता सकते हैं। लेकिन अगर वो कॉमन कॉर्ड की बात कर रहा है तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो रिमेंबर इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड भी इसी फॉर्मूले से आ जाती है, यूजिंग s1 माइनस s2 बराबर 0, इसी से निकाली जा सकती है। पहले सर्कल की इक्वेशन में से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दैट गिव्स यू इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। मैंने पहले ही बताया था, सर्कल की इक्वेशन 2-3 फॉर्मूलों के अंदर ही सिमट के खत्म हो जाती है। आपको केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला किस चीज को प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो s1 माइनस s2 से मेरे पास कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आती है। लेकिन अगर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उस केस में s1 माइनस s2 से जो आती है वो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आती है। ये तो रही बात इक्वेशन की, लेकिन बात करते हैं लेंथ की। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कैसे निकाली जाए? भाई हमारे पास 2 सर्कल्स की तो इक्वेशन है। इस वाली कंडीशन के थ्रू मुझे पता चला कि दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करने हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल पॉइंट्स पर, वो इंटरसेक्ट भी करने हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, पहला सर्कल है, सेंटर मुझे पता होगा, मैं क्या करूंगा इस सेंटर से कॉमन कॉर्ड पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा, डी। हम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालना बिल्कुल आसान होता है। तो सबसे पहले तो मैंने कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाली, किसी भी सर्कल को ले लिया, सेंटर मुझे पता होगा, उसके सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन कॉमन कॉर्ड, इसकी रेडियस मुझे पता होगी, सर्कल की इक्वेशन ये 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन गेट दिस, इसको डबल कर देते हैं तो वी कैन गेट द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड बिल्कुल आसानी से निकाली जा सकती है। फिर से समझ लो, पहले तो मैं उसकी इक्वेशन निकालूंगा यूजिंग s1 माइनस s2 बराबर 0, डायरेक्टली एक लाइन में आ जाती है। फिर मैं क्या करूंगा, किसी भी सर्कल को पिक कर लूंगा, उसके सेंटर से कॉमन कॉर्ड के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा, रेडियस मुझे पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो ये वाला हिस्सा आ जाता है, इसको डबल कर देता हूँ तो कंप्लीट लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हमें ऑब्टेन हो जाती है। ये तो रही बात केस थर्ड की, कब जब d की वैल्यू r1 प्लस r2 से तो कम है
लेकिन इनकी रेडियस के डिफरेंस से बड़ी होती है डी की वैल्यू, उस केस में अगर कॉमन टेंजेंट्स की बात करता है तो देयर एग्जिस्ट ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स, बात ही खत्म हो गई। लेकिन इस केस में एक एक्स्ट्रा लाइन एग्जिस्ट करती है कॉमन कॉर्ड, और उससे रिलेटेड ये सब चीजें हैं, आप उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। केस 4 की बात करते हैं। हो सकता है कि जब हमने ये डी कैलकुलेट किया, डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, उस केस 4 पढ़ रहे हैं हम। हो सकता है जब हमने डी कैलकुलेट करा तो ये इन रेडियस के डिफरेंस के बराबर आई। फिर से ध्यान से देख लो, मैं डिफरेंस यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग R1 माइनस R2। बड़े में से छोटा घटाना है, हमें नहीं पता है इक्वेशन, वो तो इक्वेशन बताएगी कि R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, या फिर मुझे बड़े में से छोटा घटाना है। अगर इस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, अगर ये जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है ये R1 और R2 के डिफरेंस के बराबर आता है, उस केस में 2 सर्कल्स टच इंटरनली, 2 सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं। तो जहां तक नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट तो एक ही एग्जिस्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर वो तुमसे कहता है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितनी है, तो देयर एग्जिस्ट ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, कौन सी होगी, वो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। 2 एक्स्ट्रा चीजें वो तुमसे पूछता है, एक तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और इस लाइन की इक्वेशन, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। तो रिमेंबर ये जो कॉमन टेंजेंट है इसकी इक्वेशन तो हम इसी से निकाल सकते हैं, S1 माइनस S2 बराबर 0 से। कॉमन टेंजेंट की तो इक्वेशन इसी से आ जाती है इस केस में भी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो रिमेंबर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी लाई करता है किस पर, लाइन जॉइनिंग C1 एंड C2 पर। दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही ये पॉइंट लाई करेगा, और इन दोनों पॉइंट्स को R1 रेशो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R1 रेशो R2 में एक्सटर्नल डिवीजन से ऑब्टेंड होता है। तो अगर D की वैल्यू R1 और R2 के डिफरेंस के बराबर है, तब तो केवल 3 ही छोटी छोटी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। क्या, एक तो लाइन ऑफ कितनी कॉमन टेंजेंट्स हैं, वो तो एक ही हो गई। दूसरी, उस कॉमन टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे कॉमन टेंजेंट है उसकी इक्वेशन गिवन बाय S1 माइनस S2 बराबर 0, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ध्यान रखो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये लाई करेगा इसी लाइन पर, और C1 C2 को R1 रेशो R2 में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो ये आ जाता है मेरे पास केस 4। और अगर मैं केस 5 की बात करता हूं, हो सकता है इस D की वैल्यू लेस देन हो R1 डिफरेंस R2 से। वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा ना, वो तो एग्जाम में केवल लिख के दे देगा आपको दो इक्वेशन, और कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड पूछ लेता है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों की रेडियस, सेंटर्स और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकालूंगा। अब वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स R1 और R2 के रेस्पेक्ट में किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है वो हम 5 केसेस पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि D की वैल्यू इस डिफरेंस से भी छोटी हो, उस केस में 1 सर्कल entirely lies within the second circle. एक सर्कल entirely lies within the second circle, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो है वो 0, कोई कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फिर से ध्यान से देख लो, अगर कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो 5 कंडीशन से एग्जिस्ट करती हैं। या तो D की वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2 आएगी, D की वैल्यू इक्वल टू R1 प्लस R2 आती है, D की वैल्यू लेस देन R1 प्लस R2 आती है और इनके डिफरेंस से बड़ी होती है, या D की वैल्यू इनके डिफरेंस के बराबर आती है, या D की वैल्यू डिफरेंस से भी छोटी आती है। 5 ही केस में एग्जिस्ट करता है। इक्वेशंस लिख के देगा, R1 R2 C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स हम कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि D कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। पहला केस, दोनों सर्कल्स दूर दूर हैं, कोई इंटरसेक्ट कोई टच नहीं है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 4 हैं, 2 डायरेक्ट 2 इनडायरेक्ट।
डी की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर, दोनों सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, 3 कॉमन टेंजेंट्स हैं, 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कॉमन टेंजेंट, डी की वैल्यू इससे छोटी इससे बड़ी है, तो दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। उस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 ही एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाइन एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉमन कॉर्ड। डी की वैल्यू R1 माइनस R2 के बराबर है, रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। उस केस में दोनों सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं और कॉमन टेंजेंट एक ही एग्जिस्ट करेगी। और अगर डी की वैल्यू इससे भी छोटी आती है, कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है, तो उस केस में देयर एग्जिस्ट नो कॉमन टेंजेंट। एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है, तो कोई कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। जहाँ तक हम सिस्टम ऑफ सर्कल्स की बात करते हैं, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन सिस्टम ऑफ सर्कल में छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, दैट इज रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस क्या होती है? इन ए सिस्टम ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स के सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट है जहां से दोनों ही सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है। हो सकता है कि एक ऐसा पॉइंट हो जहां से दोनों ही सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हो, ऐसा तो हो सकता है, ऐसे और भी पॉइंट्स हो। एक्चुअली देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स जिनसे दोनों सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक मूविंग पॉइंट है, पॉइंट मूव कर रहा है। सीधा सा मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उससे दोनों सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है। दिस लाइन इज नोन एज रेडिकल एक्सिस। अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जहां से दो सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। ऐसे पॉइंट का लोकस है जिससे दोनों सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। ये तो रही बात रेडिकल एक्सिस की। इक्वेशन, अगर उसने दोनों सर्कल्स की इक्वेशन आपको प्रोवाइड की हुई है तो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन भी वी कैन फाइंड आउट बाई S1 माइनस S2 बराबर 0। इसी से आ जाती है। सिचुएशन पता होनी चाहिए कि S1 माइनस S2 बराबर 0 किस केस में क्या चीज प्रोवाइड करता है। वैसे अभी हमने जितने भी केस पढ़े, हमने S1 माइनस S2 से जितनी भी चीजें कैलकुलेट करनी, चाहे वो कॉमन टेंजेंट हो, चाहे वो कॉमन कॉर्ड हो, चाहे वो इंटरनल डिवीजन में हो, ये सब हम S1 माइनस S2 से निकालते हैं। रिमेंबर S1 माइनस S2 से हम जो भी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें, चाहे वो कॉमन टेंजेंट है, कॉमन कॉर्ड है, वो सारी चीजें रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। इसका सीधा सा मतलब इसके किसी भी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स बराबर है, इसकी किसी भी पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ बराबर है। तो जितनी भी चीजें हमने S1 माइनस S2 बराबर 0 से कैलकुलेट की हैं वो सारी की सारी रेडिकल एक्सिस भी होती हैं। रेडिकल सेंटर क्या है? रेडिकल सेंटर जो होता है लाइज इन द सिस्टम ऑफ 3 सर्कल्स, 3 सर्कल्स के सिस्टम में लाई करता है। तीन सर्कल्स हैं, इनकी रेडिकल एक्सिस S1 माइनस S2 बराबर 0 से आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी। ऑल द 3 रेडिकल एक्सिस जो होती हैं, इसकी 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 सब S1 माइनस S2, इन दोनों में S1 माइनस S2 लगाओगे ये लाइन आ जाएगी। ये तीनों स्ट्रेट लाइंस मीट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मीट आउट करती हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज रेडिकल सेंटर। इन रेडिकल सेंटर लाइज इन द सिस्टम ऑफ 3 सर्कल्स। कैलकुलेट किया जा सकता है, इन दोनों में S1 माइनस S2 लगाओ ये लाइन, इन दोनों में S1 माइनस S2 लगाओ ये लाइन, इसी से सॉल्व करोगे तो पॉइंट आ जाएगा, तीसरे की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तीसरी भी इसी पॉइंट से जाएगी। इस पॉइंट से तीनों ही सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है। रिमेंबर इन ए सिस्टम ऑफ 3 सर्कल्स रेडिकल सेंटर इज द ओनली पॉइंट। 3 सर्कल्स के सिस्टम में ये एक अकेला ऐसा पॉइंट होता है जहां से तीनों ही सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। वो क्या करता है एग्जाम में, वो आपको 3 सर्कल्स की इक्वेशन लिख के दे देता है और वो कहता है कि ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहां से तीनों ही सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर हो। तो एक्चुअली व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, ही इज आस्किंग फॉर रेडिकल सेंटर।
कैलकुलेट किया जा सकता है आसानी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 सर्कल्स के सिस्टम में यही एक अकेला ऐसा पॉइंट होता है जहां से तीनों सर्कल्स पर लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। कैलकुलेट करना भी आसान है, तो S1 माइनस S2 लगाओगे एक लाइन, इसमें S1 माइनस S2 लगाओगे ये लाइन, इन्हीं को सॉल्व करोगे तो पॉइंट आ जाएगा, दैट इज रेडिकल सेंटर। तो सर्कल्स के इस पार्ट में हम अभी इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सर्कल्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और सर्कल्स के थोड़े से और कंसेप्ट पढ़ते हैं।